जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 4 का एटलीस्ट लगभग देखा जाए तो आपका लास्ट पोर्शन है। इसमें हम चैप्टर नंबर 4 पे ये सारा चीज़ डिस्कवर यानी पूरा डिटेल में कवर अप कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ओपियोइड एनाल्जेसिक देखेंगे। उसके बाद ये हमारा पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, आपका एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देखिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में जितनी भी आप ड्रग्स पढ़ रहे थे सब ऐसी दवा थी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क कर रही थी, चाहे वो स्पाइनल कार्ड पे करे चाहे वो ब्रेन के किसी पार्ट पे करे, तो मतलब दो ही पे ही क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी। तो इसमें हम सबसे पहले आज देखने वाले इसकी डिफिनेशन एकदम अच्छे तरीके से, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके बाद डोज के बारे में देखेंगे, उसके बाद इंडिकेशन, उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। मतलब इस देखा जाए तो सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन में आपको इतना चीज़ें 6 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। देखा जाए तो फार्माकोलॉजी और ये आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स एक सेलेक्टिव होता है कि इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। कितनी अच्छी चीज़ें हैं और बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम क्या कर देते हैं, आपके सामने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये आपके सामने रहा सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन का आपका प्यारा सा नोट आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं आज क्या, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम देखिए पहले सबसे पहले डिफिनेशन यानी आप इंट्रोडक्शन डिफिनेशन कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लिखा है द सेंट्रल मसल रिलैक्सेशन एक्ट बाय द डिप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ नर्व्स इन द स्पाइनल कॉर्ड इन द ब्रेन। मतलब सिंपल सा क्या कर देती है, यानी जो आपके सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन होती है जो हमारी ब्रेन से जाती है नसें। जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, नसें नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपका क्या हो गया, ये टोटल ब्रेन का हो गया। ये आपके पास क्या होगा, ये कर्व शेप आपका या सीधे शेप कर्व शेप होती है, इसको मान लेते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड मान लेते हैं। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। तो इसके अगल बगल कोई ना कोई मसल होगी, उस मसल को मान लेते हैं किसी उसकी एक्टिविटी को क्या कर दे, देखिए उसकी एक्टिविटी को डिप्रेस कर दे, ठीक है। तो आपको क्या करेगा, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें क्या होती यानी ऐसी ड्रग्स दी जाती है, इनकी जो मसल होती हैं उसी को क्या कर देती हैं, डिप्रेस कर देती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, मसल एक्टिंग, ठीक है, सॉरी सेंट्रली एक्टिंग द मसल रिलैक्सेशन बोलते हैं। दोबारा पढ़िए, या लिखा है एक्ट बाय द डिप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ नर्व न्यूरॉन, सॉरी न्यूरॉन क्या होते हैं, हमारे जो भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कराने वाले क्या होते हैं, न्यूरॉन ही होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड को लेके जाते हैं और उसके बाद ब्रेन को उठा के देता है, ब्रेन उसके प्रति क्या कर देता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक। नेक्स्ट में लिखा हाउ वेयर दे मे आल्सो एक्ट बाय इनहांसिंग द न्यूरल इनहिबिटर ऑन स्केलेटल मसल। मतलब सिंपल सा क्या होती है आपका न्यूरल इनहिबिटर, इनहिबिट मतलब क्या कर देती है, न्यूरल इनहिबिटर मतलब क्या होती है, देखिए अभी न्यूरॉन के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपके पास नॉर्मल देखा जाए तो ये आपका सिंपली देखा जाए एक न्यूरॉन यदि बनाना चाहें आपके, ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ से क्या हो गया, ऐसे यहाँ से पोर्शन में ये न्यूरॉन, ये कौन सा न्यूरॉन है जी, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल से क्या हो गया, यहाँ न्यूरॉन, ये आपका क्या हो गया, एक्सॉन, यहाँ पर ये एंडिंग हो जाएगी, साइनेप्टिक नोब हो जाएगा, इसके ऊपर एक्सॉन वगैरह रहते हैं। तो ये होता क्या, इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस रहता, ठीक है। इसमें मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसमिट कराते हैं उसी को ये क्या कर देते हैं, इनहांस कर देते हैं। वही चीज़ लिखा इनहांसिंग द न्यूरल इनहिबिटर, ये उससे क्या कर देते हैं, जो भी अब देखिए ये जो मैसेज को जान रहे हैं तो इसी को इनहिबिट कर देते हैं। लो भैया इनहिबिट कर देंगे मतलब आपका इनहिबिट कर देंगे ऑन स्केलेटल मसल। अब जो भी मसल आपसे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जाके पेरीफेरी के थ्रू जुड़ा हुआ उसे आराम मिल जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, तुरंत रिलैक्स मिल जाएगा। इसमें क्या होती है, ये मोस्टली देखा जाए तो बहुत तगड़ा पेन होता है। जैसे मान लेते हैं आपको क्या हो गया, स्पाइनल में कहीं इंजरी हो गई तो बहुत तगड़ा पेन होता, ब्रेन में कहीं इंजरी हो गई तो बहुत तगड़ा पेन होता। तो उसको ट्रीट करने के लिए इस कैटेगरी की दवा प्रयोग की जाती है। इसमें देखा जाए दे आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्पास मेन पेन इन मसल, तो वो भी नॉर्मल मसल में नहीं, नॉर्मल मसल में रहेगा तो आप डाइक्लोफेनेक, सरसेरियोपेप्टाइडेज वगैरह जैसे जीरोडाल एसपी, ठीक है, ये सब खा सकते हैं, डेफ्लोजाकार्ट वगैरह ये सब आप इंटेक कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बट स्पाइनल कार्ड में और ब्रेन में यदि कहीं इंजरी होती तो बहुत भयानक दर्द होता है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है।
ये हो गया। अब इसमें कैटेगरी की दवा दी जाती है जो बहुत ही क्या कर देती है, रिस्पॉन्सिबल होती है और बहुत सोच समझ के चलाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इसके बारे में होगा। अब क्लासिफिकेशन में उस ड्रग्स के नाम को जानेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है, तो बारबुटेरेट आता है, बेंजोडाइजापीन आता है, गाबा डेरिवेटिव आता है, और क्या आ जाता है इसे यानी लिख सकते हैं मेफेनेजिंग क्या होता है, कॉन्गेजर होता है, ठीक है। या आप सीख कर सकते हैं मॉर्फिन की कैटेगरी में इसे रखा जाता है। सिंपल सा 4 में कैटेगराइज किया गया, यानी क्या होता है, बारबुटेरेट होता, बेंजोडाइजापीन आता, गाबा डेरिवेटिव आता, और क्या होता, मेफिनिज्म कोग्रेजिन आता। इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये मतलब ये क्लासिफिकेशन हो गया। इसकी कैटेगरी में केवल हमने एक ड्रग्स को इंक्लूड किया। आप यदि और चाहें तो नेट से अपना खोज के आप यहाँ से छाप सकते हैं इजीली, ठीक है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिनोबार्बिटोन हो जाता है, फिनोबार्बिटोन हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बेंजोडाइजापीन में क्या हो जाता है, डाइजापाम, इसका एग्जाम्पल है। गाबा डेरिवेटिव में क्या हो जाता है, वैक्लोफेन आता। और इसमें मेफिनिज्म कोग्रेशन में देखा जाए तो मेफिनिज्म और क्या होता है, क्लोरोमेजा लिखा मेजानोन आता, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये। मतलब इसे कैटेगराइज किया गया 4 में, उसका हम क्या कर दिए, ड्रग्स का एग्जाम्पल बता दिए। यहाँ पर 2 ड्रग्स का नाम दिया गया है, ठीक है। अब एग्जाम जब आएगा तो केवल और केवल क्लासिफिकेशन जो ट्रिक शॉर्ट से रहता है वो हम आपको बताएंगे। आपका भाई है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और क्या करेंगे लास्ट में कम से कम 1-1, 2-2 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, बहुत सफिशियंट है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन के बारे में। इसका जस्ट नीचे पोर्शन दे रखा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ये जो ड्रग्स होती है हमारे शरीर के अंदर किस पोर्शन पे जाके और कैसे बाइंड हो के कैसे एक्शन को परफॉर्म करती है, उसको हमें यहाँ कैटेगराइज किया गया। मतलब देखना है, सबसे पहले लिखा वॉलंटरी मसल आर दोज मसल विच आर वर्क, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करती है, ठीक है। तो उसे क्या करते हैं, वॉलेंट्री मसल क्या होते हैं, सिंपल सा, जिसे ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो वैच्छिक यानी क्या होते हैं, वॉलेंट्री मसल जो हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करते हैं उसे वॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल दे आर रिलैक्स द वॉलेंट्री मसल बाय द डिप्रेसिंग द CNS, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत स्पाइनल और ब्रेन को जाता है सिग्नल, उसी को इनहिबिट कर दें। इनहिबिट कर देंगे। अब बताइए जो भी मसल से सिग्नल जा रहा था न्यूरॉन के थ्रू जाने वाला नहीं, अब बताइए जाएगा नहीं तो हमें पेन हो गया या स्पास्म हो गया, ऐठन हो गया, आपको क्या होगा कुछ भी समझ में, ठीक है, रिलैक्स मिल जाएगा आपको। जो सिग्नल जाना चाहिए था एक्चुअल में वो जाएगा नहीं। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं, आपको आराम मिल जाएगा। एक पोर्शन हो गया CNS, जिसे हम क्या होते हैं, बेंजोडाइजापीन एक्ट प्राइमरीली विद इन द CNS, मतलब क्या होता है, ये हमारा प्राइमरीली देखा जाए जो बेंजोडाइजापीन के अंतर्गत आते हैं सबसे पहले CNS को एक्ट करते हैं। उसे क्या कर देते हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म होता है उसे इनहिबिट कर देते हैं। दे इनहांस टू द गाबा एंड गाबा रिसेप्टर साइट होती है। देखिए गाबा रिसेप्टर साइट होती है, जैसे मान लेते हैं आपको, देखिए ये मान लेते हैं एक रिसेप्टर साइट है, ठीक है, ये गाबा रिसेप्टर साइट है। अब यहीं पर क्या करेगी, जो भी चीज़ आएगा अपने आप को बाइंड करेगा, अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। बट गाबा डेरिवेटिव में मान लेते हैं वैक्लोफेनेक, आपको एग्जाम्पल में दिया गया। तो मान लेते हैं ये आपकी ड्रग्स आ गई है यहाँ पर, ये ड्रग्स क्या करेगी, इसको यहाँ पर आके बाइंड कर देगी। देखिए यहाँ पर आके बाइंड करेगी, फिर अपने एक्शन के क्या करेगी, ये परफॉर्म करेगी। याद रखना, जब तक कोई ड्रग्स अपने मेन साइड से, मेन रिसेप्टर से जाके क्या करेगी, बाइंड नहीं करेगी, तब तक अपने एक्शन को परफॉर्म करने वाली नहीं है। तो ये हो गया इनके बारे में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, ठीक। तो ये हो गया इनके। अब आ जाते हैं क्या से इंडिकेशन, किस किस के यानी कैटेगरी में आप मतलब किस किस डिजीज में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जो क्लासिफिकेशन में बताया गया ना 4 क्लासिफिकेशन, वो देखा जाता है किस पोर्शन में, किस पोजीशन में जाके आपको किस ड्रग्स का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं किसी भी दवा का आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इंडिकेशन में किसको किसको आप प्रयोग कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा एक्यूट मसल स्पास्म, मान लेते कहीं क्या हो गया, मसल में ऐठन हो गई, तो उस कैटेगरी में क्या किया जाता है, दे आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्पास एंड पेन ऑफ द मसल एंड रेमेटेनिक डिसऑर्डर। मतलब क्या होता है, रेमेटेनिक डिसऑर्डर, और क्या होगा, कहीं से आपको स्पास्म हुआ, कहीं पेन हो रहा बहुत तगड़ा, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। एंजाइटी एंड टेंशन, देखो टेंशन लिख दे भाई, ये टेंशन में लिखवा किया गया, एक्चुअल में ये टेंशन है, ठीक, आप करेक्शन कर लेना। एंजाइटी और तुम्हारे पास टेंशन को क्या कर देते हैं, यदि इंक्रीज टोन ऑफ मसल, मसल में जो इंक्रीज टोन होता है, क्योंकि देखिए आप एंजाइटी देंगे
अपने आप को चिंता करेंगे, चिंता में ग्रसित रहेंगे तो आपकी शरीर जाएगी, आपकी आयु जाएगी, आपका धन जाएगा, सब कुछ जाएगा। कहेंगे सर ये आप बाबा की तरह बात करते, एक्चुअली में होता भाई। ठीक, चिंता देखिए ज़िंदगी में, और आजकल देखा जाए तो कोई भी पेपर को लेकर चिंता कोई नहीं करता। किसी की जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड के बारे में चिंता करेगा कि यार रिचार्ज करा दे ली, ये दिक्कत होगा। ठीक है, कोई जीएफ के बारे में, कोई बीएफ के बारे में, कोई उनके बारे में, यार कैसी हो, कोई खातिन दूध बाटिन हमारे एक खुना बाटिन, ये सब चिंता है। उनके पास गाड़ी बा, हमारे पास कैसे ना, ये सब चिंता करता। पढ़ाई में एक्चुअली में आज कुछ कोई नहीं चिंता करता। ठीक है, तो उसके भी क्या कर देते हैं सही, यानी ट्रीटमेंट के लिए हम इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। टिटनस, याद रखना मेरे भाई, टिटनस बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल चोट रहे तो टीटी इंजेक्शन कितने रुपए का आता है, टोटल 10-11 रुपए का आता। टोटल प्राइस देखी जाए तो 11 रुपये हम जानते हैं 50 पैसे होती है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, टीटी का इंजेक्शन फ्री हो जाएगा। टीटी मतलब टीटनस का इंजेक्शन। प्लीज़ आपको कहीं भी कट लगे या मान लीजिए रोड पे आप गिर गए, उसके द्वारा आपके को छिला उला गया कहीं, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, ठीक है, अनुरोध नहीं, एक समझ लीजिए, आप भाई की तरह सजेशन ले लीजिए, ठीक है, कि आप टीटी का इंजेक्शन जरूर लगवाइए। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए अभी देखिए आपका ट्रीटमेंट ऑफ टीटनस मोस्ट कॉमनली, ठीक है, इन्वॉल्व होती है आईवी इन्फ्यूजन या डाइजापाम। यानी टीटनस देखा जाए तो आपको कितनी खतरनाक बीमारी होती है, आपकी पूरी शरीर ऐंठने लगेगी, एकदम से खतरनाक टाइप यदि हो जाएगा तो अर्ली कंडीशन में इसे ट्रीट करने के लिए आप टीटी इंजेक्शन ले सकते हैं। तो इसमें क्या कर देते हैं, अब इसकी यानी किसी पर्सन को टीटनस हो गया तो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू से डाइजापाम दी जाती है। डाइजापाम क्या कर देती है, जो भी आपका सीएनएस और मोस्टली ब्रेन को अफेक्ट करके आपको कहेगी बेटा शांत हो जाओ, क्योंकि आपको टीटनस हो चुका, बहुत तगड़ी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी तब ठीक होगा। इंट्राकन्वलेंसी थेरेपी, इसमें क्या होती है, इंटेंसी ऑफ द क्या लिखा, कन्वेंशन इंश्योर फ्रॉम द ईसीटी कैन बी रिलीव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डाइजापाम। इसको भी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इनके इंडिकेशन के बारे में। अब डोज और कंट्रा इंडिकेशन आपके सामने यहाँ रहा, इसे आप देख लेते हैं। उसके बाद ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगी, इंडिंग हो जाएगी। तो डोज में क्या दे रखा, डाइजापाम देखा जाए तो 2 से लेकर 5 mg बीडी प्रयोग किया जाता है। बीडी मतलब 2 टाइम प्रयोग किया जाता है। फिनोबार्बिटइन जो होता है लिखा 30 mg से लेकर 120 mg वो भी ओडी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेफनीज में देखा जाता है एज पर रिक्वायरमेंट। ये देखा जाए तो कभी कभी हम ही खुद ही देखें तो कम से कम 3 बार 4 बार, डिपेंड करता है किस कंडीशन की डिजीज है। बैक्लोफेन देखा जाए तो आपका क्या होगा, 10 से लेकर 15 mg ओडी प्रयोग की जाती है। तो ये है डोजिंग के बारे में। यदि आपको मान लेते केवल ड्रग्स का नाम पता है बट आपको डोजिंग नहीं पता कि ओडी देना कि बीडी देना, कोई टेंशन नहीं, ये आपका काम नहीं। ये एक्चुअल में किसका काम है, देखा जाए तो आपका जो फिजिशियन लिखते हैं उनका काम है। यहाँ पर नहीं आपको पता लिख सकते हैं एज पर फिजिशियन रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको ड्रग्स चलानी है। ठीक, लास्ट में देख रखा तुम्हारे पास क्या होगा, कंट्रा इंडिकेशन, किसमें आप नहीं प्रयोग करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कार्डियक कोई पेशेंट है, जैसे रिदमिया हो गया किसी पर्सन को, तो वहाँ पर भी ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, पेप्टिक अल्सर हुआ मतलब आपको क्या हो गया, यदि पेट में कोई अल्सर की प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में प्रयोग नहीं कर सकते। करते हैं तो उसका कोई ना कोई टूल रहता है, वो एज पर फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये ड्रग्स चलाई जाए तो इस कैटेगरी में इसे हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कंट्रा इंडिकेशन के प्रयोग में हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इसे भी क्या कर लिया, कवर कर लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपका लास्ट चैप्टर नंबर 4 का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।